हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में और इसके भौगोलिक स्थिति को हम लोगों ने देखा हुआ था मैप में कि विंध्याचल से दक्षिण का जो हिस्सा होता है दक्कन वाला एरिया, दक्कन और आंध्र प्रदेश का एरिया है, उस एरिया में एक नए साम्राज्य का उदय होता है जो बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और बहमनी साम्राज्य से दक्षिण अर्थात कृष्णा नदी कह लें तो कृष्णा नदी जो है एक तरीके से सीमा रेखा होती है बहमनी और विजयनगर के बीच की। और इन बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। उसका मुख्य कारण तीन ही होता है। एक तो दोनों का नेचर अलग होता है, एक हिंदू साम्राज्य होता है, दूसरा मुस्लिम संघ होता है। उसके बाद एक रायचूर का दबाव अर्थात तंगभद्रा और कृष्णा नदी का जो दोआब एरिया होता है उसको लेकर दोनों के झगड़े होते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में अक्सर झगड़े और युद्ध होते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे बहमनी साम्राज्य किस प्रकार से अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि पीछे की वीडियो में जान चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह हो रहे थे और उसमें से कुछ राज्य स्वतंत्र होकर उभरते हैं, ये अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में मदुरई राज्य अपने को स्वतंत्र घोषित करता है सबसे पहले, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है। वैसे ही बहमनी साम्राज्य भी अपने को स्वतंत्र घोषित करके एक नए राज्य की नींव डाल पड़ती है। अब सवाल उठता है कि ये नए जो राज्य या साम्राज्य की नींव पड़ी उसको स्थापित करने वाला व्यक्ति होता कौन है। तो वो व्यक्ति होता है जफर खान। इसे कई नामों से जाना जाता है और जफर खान जो होता है एक गंगू नाम के ब्राह्मण की सेवा में होता है। उन्हीं की सेवा में वो बड़ा होते हुए अंततः वो अलग अलग सूबेदार जो तरह के जो लोग होते हैं उनके यहाँ वो नौकरी करता है। एक वीर सैनिक था। तो अंततः क्या है कि वही बहमनी साम्राज्य की नींव डालता है। कई नामों से जाना जाता है, इसका नाम महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा स्टोरी हम डिटेल में जाने वाले नहीं हैं क्योंकि जो बहमनी साम्राज्य जो है इससे कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को भी हम एक ब्रीफली देखते हुए जाएंगे। तो ये हसन, इसे कई नामों से जाना जाता है। बचपन का नाम होता है जफर खान और जब यह सिंहासन पर बैठता है तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के नाम से शपथ लेता है। इसे हसन गंगू भी कहा जाता है। गंगू उसके गुरु होते हैं, गुरु नहीं कहना चाहिए, उनकी सेवा में होता है तो उन्हीं के नाम को अपने नाम के साथ धारण करता है और हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो शपथ लेता है सिंहासन पे जब बैठता है, राज्याभिषेक होता है, वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से होता है। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इसके संबंध में अब बहमन शाह, इसे ही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को ही बहमन शाह कहा जा रहा है। शॉर्ट में इसको कई नामों से जाना जाता है, पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका शासन 1347 से 58 तक का होता है। जब ये राजा बनता है तो ये क्या करता है कि बगल में विजयनगर साम्राज्य था और वहाँ पे हिंदू शासक थे। तो इसने क्या किया कि अपने यहाँ हिंदुओं को ऊंचे पद पे रखता है, उन्हें जागीर देता है, बड़े बड़े पद देता है ताकि उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन प्राप्त हो सके। जजिया कर को भी समाप्त कर देता है। तो इस तरीके के वो कुछ काम करता है। अपनी राजधानी जो है कहाँ रखता है, तो अपनी राजधानी बनाता है गुलबर्गा को, जो कि बाद में अहसानाबाद के नाम से जाना जाने लगता है। अगले शासक होते हैं मोहम्मद शाह। 1358 से 75 के बीच में शासन होता है इनका। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसी के समय से विजयनगर साम्राज्य से एक झगड़े की शुरुआत होती है, जो एक लंबी श्रृंखला होती है। अलग अलग राजा
आते जाते हैं दोनों तरफ से और युद्ध चलता ही रहता है अलग अलग मौक़ों पे। तो उसकी शुरुआत जो है वो मोहम्मद शाह के समय में ही हुई थी और उस समय विजयनगर के जो राजा थे वो था बुक्का। और एक और क्या खासियत हुई, दो महत्वपूर्ण इसके समय में युद्ध हुए थे, एक विजयनगर से और दूसरा वारंगल से। और विजयनगर के साथ जो युद्ध हुआ था ये ऐसा युद्ध था जिसमें पहली बार भारत में बारूद का इस्तेमाल किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट टाइम बारूद का इस्तेमाल भारत में कब किया गया, तो वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के युद्ध में किया गया था। अब हम आते हैं ताजाउद्दीन फिरोज शाह पर। इसके क्या काम थे, तो इसकी जो सबसे बड़ी जो जिसकी वजह से ये चर्चा में है, इसका नाम आता है, वो है कि इसने बाहरी मुसलमानों को भारत में बसने का ऑफर दिया था, एक अभियान चलाया था। बाहरी मुसलमान कहाँ के, तो फारस के, अरब के, मध्य एशिया के, इराक के, तो इन सब बाहरी देशों के जो मुसलमान थे उनको भारत में बसने के लिए प्रेरित करता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि भारत में खास करके बहमनी राज्य में ही उसने आमंत्रित किया था। तो बहमनी राज्य में मुसलमान दो हिस्सों में, दो भागों में बट जाते हैं। एक जो यहाँ के पहले से मुसलमान होते हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान कह ले, तो वो एक दक्कनी वर्ग तैयार हो जाता है, और दूसरा एक विदेशी मुसलमानों का जो जिनका मूल विदेशी था, तो वैसे मुसलमानों का एक वर्ग तैयार होता है जिसे अमीर वर्ग कहा जाता है, और अमीर वर्ग को अफीक भी कहा जाता है। ऐसे ताजाउद्दीन फिरोज शाह एक विद्वान आदमी था और इसने खगोल विद्या पर इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान था। तो खगोल विद्या के विकास के लिए इसने दौलताबाद में एक वैधशाला की स्थापना की। उसके बाद स्थापत्य कला के क्षेत्र में देखें तो भीमा नदी पर फिरोज शाह नगर बसाया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिरोज शाह नगर, फिरोज शाह तुगलक भी फिरोज शाह के नाम पर नगर बसाता है फिरोजाबाद। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, भीमा नदी के तट पर दक्षिण भारत में फिरोज शाह नगर बसाया जाता है और उस नगर को बसाने वाला होता है ताजाउद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद अगला जो शासक आता है वो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम होता है। 1422 से लेके 36 तक का इसका पीरियड होता है। ये काफ़ी न्यायप्रिय शासक होता है, इसी वजह से इसे वली की उपाधि दी गई और यह अहमद शाह वली के नाम से भी मशहूर होता है। संत अहमद भी इसे कहा जाता है। इसने राजधानी को बदला और गुलबर्गा थी राजधानी, उसे बदलकर बीदर कर देता है और उसका नामकरण भी करता है, नामकरण कर देता है मोहम्मदाबाद। और इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना होती है कि मध्य एशिया का एक खुरासान करके एक जगह है, वहीं के इस्फारीन नामक एक स्थान से कवि शेख आजरी इसके दरबार में आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय पर। इसके समय में विदेशियों का आगमन बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होता है। ऑफर दिया गया था बाहरी मुसलमानों को यहाँ पे बसने के लिए, भारत में बसने के लिए, वो भी खास करके बहमनी राज्य में। तो इसके समय में क्या होता है कि बाहरी लोगों का, विदेशियों का आगमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ के बाद से ही कह ले तो बहमनी साम्राज्य में एक फूट पड़ने की और अंततः साम्राज्य के बिखर जाने की नींव भी पड़ती है। और एक और खासियत क्या थी कि इसके समय में एक ईरानी व्यापारी आता है जिसका नाम होता है महमूद गवां, और ये काफ़ी प्रभावशाली होता है। ख्वाजा महमूद गवां ये भारत आता है, बहमनी साम्राज्य में आता है और बाद में ये कई राजाओं के साथ काम करता है। काम करते हुए ये कई पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर बैठता है,
जैसे कि वजीर तक का पद ये धारण करता है। और भारत में या कह लें कि बहमनी साम्राज्य में ये कई सुधार के काम भी करता है, स्कूल खोलता है। तो इस तरीके के कई विकास से जुड़े हुए काम वो करता है और अंततः इसकी फांसी भी हो जाती है, दी जाती है। बहमनी राज्य में ही इसकी फांसी भी होती है, महमूद गवां की। तो महमूद गवां एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनकर उभरता है। हुमायूं 1458 से लेकर 61 तक का इसका कार्यकाल होता है। ये एक क्रूर शासक होता है, उसी की वजह से इसे जालिम की भी उपाधि दी गई है। लोग इसे जालिम के नाम से कहते थे, जालिम हुमायूं। दक्कन का नीरो की भी इसे उपाधि दी गई। और महमूद गवां इसके समय में बहुत प्रभावशाली हो जाता है, उसे प्रधानमंत्री तक का पद दिया जाता है। अगले शासक मोहम्मद तृतीय आते हैं, 1461 से 63 के बीच का समय होता है। और इसके टाइम में मोहम्मद गवां को वजीर बना दिया जाता है और ख्वाजा जहां की उपाधि भी दी जाती है। तो मोहम्मद गवां प्रभावशाली होता जा रहा है और पेशवा, अपने आप को एक पेशवा की तरह ट्रीट करता है। क्योंकि अब क्या था कि यहाँ पे अब शासक जो भी आ रहे थे वो नालायक किस्म के आ रहे थे बहमनी साम्राज्य में। तो जो भी वजीर थे उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो चली थी। और महमूद गवां जो था वो वजीर बन जाता है। तो हालांकि महमूद गवां ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी किए। कौन कौन से काम करते हैं इसके समय में, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो क्या करता है कि साम्राज्य को 8 भागों में बांट देता है। पहले 4 भाग थे, चारों को 2-2 हिस्सों में और दो हिस्सों में बांट के कुल 8 भाग में साम्राज्य को विभाजित कर देता है, बहमनी साम्राज्य को। उसके पहले गोवा और दाभोल का जो क्षेत्र होता है इनको जीतता है, और जीतने के बाद फिर से जो है सो पुनर्गठन होता है। साम्राज्य को 8 भागों में 8 हिस्सों में बांट दिया जाता है और सबके थोड़े थोड़े क्षेत्र को लेकर एक खालसा भूमि बनाई जाती है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि स्थापित की थी, उसी तरीके से महमूद गवां ने भी खालसा भूमि बनाया। उसके अलावा इसने गांवों का सीमांकन किया, जो जमीन थे उनका पैमाइश करवा के उसको एक रिकॉर्ड में लाया। उसके बाद ये कई स्कूल खोलता है, मस्जिदें खोलता है। तो कई विकास के काम ये करता है महमूद गवां। महमूद शाह अगले शासक होता है 1463 से लेके 82 तक। इसका वास्तविक सत्ता जो है वो वजीर कासिम उल मुमालिक के हाथों में होती है। और यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक सत्ता तो दूसरे के हाथ में है, मामुलिक कासिम उल मुमालिक की होती है। अब महमूद गवां जो है वो पहले प्रभावशाली था। तो ये जो नया वजीर जो बनता है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो पुराने वाले का पत्ता साफ करेगा। तो राजा के मन में, और राजा भी ज़्यादा उम्र का होता नहीं है, कम ही एज का होता है, करीब 20 साल के आसपास की उम्र होती है। तो उसके महमूद गवां के विरुद्ध दरबारी लोग जो होते हैं वो कानाफूसी शुरू कर देते हैं, राजा को जो है सो उसके बारे में गलत फीडिंग देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि अंततः महमूद गवां को फांसी की सजा सुना दी जाती है और 1482 ईस्वी में महमूद गवां को फांसी दे दी जाती है। इसी समय रूसी यात्री निकितीन भारत आया हुआ था महमूद शाह के समय में। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर आते हैं अमीर उल बरीद, और ये काफी चालाक व्यक्ति होता है। और अमीर उल बरीद जो होता है ये कासिम उल मुमालिक का बेटा होता है। अब ये सत्ता पर ये काबिज हो जाता है और इसकी चालाकी के कारण इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। और इसके बाद अंतिम शासक कलीमुल्ला होता है। इसके समय में विजयनगर साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो जाता है। तो वो 5 अलग अलग राज्य कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ये चार्ट जो है सो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 जो अलग अलग राज्य
बनते हैं वो होते हैं बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। सबसे पहले जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है वो बरार करता है 1484 में। अब इसको स्थापित करने वाले कौन होते हैं? तो फतहुल्लाह इमाद शाह होते हैं संस्थापक। अब यहाँ पे आप नाम देखिएगा, उसी के नाम पे राजवंश है। फतहुल्लाह इमाद शाह के नाम पे इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश का शासन कहाँ पे चला? तो बरार में चला। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। बरार में किनका शासन था? तो इमाद शाही वंश का। स्थापित किसने किया? तो फतहुल्लाह इमाद शाह ने किया। राजधानी कहाँ थी? तो एलिजपुर थी या गाविलगढ़, दोनों ही जगहों पे थी। अर्थात शुरू में तो एलिजपुर थी, बाद में गाविलगढ़ हो जाता है। अंततः क्या होता है? 1574 में अहमदनगर इस पर आक्रमण करके बरार को अहमदनगर में मिला लेता है, अपने आप में इसका विलय होता है। इस प्रकार से बरार का अस्तित्व समाप्त होता है। अगला जो है महत्वपूर्ण वो बीजापुर है। यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक होते हैं और आदिल शाह के नाम पे ही इस राजवंश को आदिल शाही वंश कहा गया और राजधानी होती है नौरसपुर। 1489 ईस्वी में अस्तित्व में आता है बीजापुर और अंततः क्या होता है कि 1786 में औरंगजेब इसे मुगल साम्राज्य में मिला लेता है बीजापुर को। उसके बाद आते हैं अहमदनगर। मलिक अहमद ने स्थापित किया था। निजाम शाही वंश के नाम से जाना जाता है और राजधानी होती है जुन्नार और बाद में अहमदनगर। 1490 में स्थापित होता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? अहमदनगर का अंतिम परिणति क्या होती है? तो 1633 ईस्वी में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, इसे जीत लिया। अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। चौथा जो राज्य है गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह ने स्थापित किया। कुतुब शाह के नाम पे ही कुतुब शाही वंश कहलाया। गोलकुंडा राजधानी होती है और 1512 में अस्तित्व में आता है। 1653 ईस्वी में अंततः औरंगजेब ने इस पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में इस मिला लिया। जो पांचवा जो राज्य है बीदर, इसे अमीर अल बरीद ने इसे स्थापित किया और इसी के नाम पर बरीद शाही वंश के नाम से यह जाना गया। और बीदर, यहाँ पे अमीर अल बरीद दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था, उसी ने बीदर राज्य को स्थापित किया था। 1526 में स्थापना होती है और ठीक 100 साल बाद बीजापुर में यह मिल जाता है। बीजापुर आक्रमण करके बीदर को मिला लेता है। तो बरार अहमदनगर में मिल जाता है और बीदर बीजापुर में मिल जाता है। तो 3 बचते हैं और वो तीनों जो राज्य हैं अंततः वो क्या है? तो मुगल साम्राज्य में मिल जाते हैं। यही तीनों बचते हैं, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। बरार और बीदर तो इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अंततः क्या होता है कि पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य मुगल साम्राज्य में मिल जाता है, मिला लिया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण और भी बात आते हैं इस ये जो चार्ट है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अलग अलग तरीके से आप जोड़कर याद करने की कोशिश करिएगा, दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं बीजापुर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे कि बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह स्थापित करते हैं, बीजापुर की स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं और ये अपने आप को ओटोमन तुर्क का रिश्तेदार बतलाते हैं। और यहाँ की खासियत क्या होती है कि फारसी से हिंदी राजभाषा जो है हिंदी को बनाया जाता है। तो ये यूसुफ आदिल शाह का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि वो फारसी से हिंदी को राजभाषा बनाते हैं और अपने आप को ओटोमन तुर्क का रिश्तेदार बतलाते हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बीजापुर से ही जुड़े हुए हैं वो है अली आदिल शाह। ये भी एक सम्राट होते हैं और
इन्हें सूफी की उपाधि दी गई थी। और आपने इतिहास में चांद बीबी का नाम सुना होगा। इनकी शादी चांद बीबी से होती है। अब चांद बीबी कौन होती है? तो वो अहमदनगर की राजकुमारी होती है। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की बेटी होती है चांद बीबी। उसके बाद अली आदिल शाह की मृत्यु हो जाने के बाद चांद बीबी विधवा हो जाती है कम एज में ही, और वैसी स्थिति में चांद बीबी वापस अहमदनगर चली जाती है और वहाँ की राजनीति में चांद बीबी दखल देती है और बहुत प्रभावशाली तरीके से वहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है। अंततः नतीजा ये निकलता है कि मुगलों का सामना होता है अहमदनगर का। अकबर के समय में अकबर के समय में ही शाहजहां के समय में तो हालांकि इसे मिला लिया गया था, लेकिन अकबर के समय में भी अहमदनगर पर आक्रमण किया गया था और चांद बीबी से मुकाबला होता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कैरेक्टर है चांद बीबी। इसके बारे में मैं कभी जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल से बतलाऊंगा। जिस तरीके की जैसे रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, तो उसी तरीके की एक ये कैरेक्टर है चांद बीबी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अली आदिल शाह की इनसे शादी होती है और ये अहमदनगर की राजकुमारी होती है। चांद खातून के नाम से भी जानी जाती है, चांद सुल्ताना के नाम से भी जानी जाती है। जिस तरीके से रजिया सुल्तान कही जाती है उसी प्रकार से चांद बीबी। अब हम आते हैं इब्राहिम आदिल शाह पर। तो ये काफी उदार व्यक्ति थे और इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया गया। जैसे इन्हें जगत गुरु कहा गया, अबला बाबा कहा गया, निर्धनों का मित्र भी कहा गया। और ये संगीत के एक अच्छे जानकार व्यक्ति थे, गीत संगीत के। तो इन्होंने एक किताब नौरस की रचना की जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और ये एक गीत संग्रह है, और गीत संग्रह है हिंदी में जिसका नाम है किताबे नौरस। इन्हीं के दरबार में महत्वपूर्ण इतिहासकार कवि फरिश्ता रहता है और उसने तारीख फरिश्ता लिखी, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। एक और जो महत्वपूर्ण राज्य है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है गोलकुंडा से जुड़ा हुआ। गोलकुंडा क्या है कि वो हीरा बाजार और हीरा व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और यही गोलकुंडा के खानों से निकलता है कोहिनूर हीरा, जो कि बाद में अलग अलग हाथों में चलते हुए अंततः वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को तक गया। ये हीरा इंग्लैंड पहुंच गया। तो वो कोहिनूर हीरा इसी गोलकुंडा के खदान से निकला था। और यहाँ के एक शासक होते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और इसी कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर को बसाया था और वहाँ पे चार मीनार की स्थापना की थी। तो ये थे जो अलग अलग स्वतंत्र राज्य, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम आते हैं कि बहमनी साम्राज्य जो है उसको उत्तर और दक्षिण के बीच का एक सांस्कृतिक सेतु का नाम भी दिया जाता है। तो कई जगह प्रश्न पूछा गया है कि किसे उत्तर और दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक सेतु के नाम से जाना जाता है, तो वो बहमनी साम्राज्य ही होता है, क्योंकि ये बीच का हिस्सा है। दक्षिण भारत जो है वो और उत्तर भारत दोनों के बीच को ये जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए कहा गया कि ये एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। तो ये थे बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है। और कहानी के रूप में अगर इसको कॉन्सेप्ट की तरह अगर बिठाना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना बिखरा हुआ इतिहास है इनका कि पूरी तरीके से इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती है।
तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये प्रयास बहमनी साम्राज्य से जुड़ा हुआ अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अन्य स्टूडेंट तक, अपने रिश्तेदारों तक इसे शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए। फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।